तो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चार्ट एंड माउंट। मेरा नाम है अंजिमा मिश्रा और हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये क्लास 11th अकाउंट्स का लेक्चर नंबर हमारा क्या है? सेकेंड। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिएगा कि उसी के कंटिन्यूएशन में ये वाला लेक्चर है हमारा, ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो ये शायद आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं लेक्चर 1 में मैंने जो पढ़ाया था वो रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था कि एक्टिविटीज दो तरह के होते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी और नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी कहने का मतलब वो एक्टिविटी जो कि हमारे मनी टर्म्स से कन्वर्टिबल हो, और नॉन फाइनेंशियल जो कि मनी टर्म्स से कन्वर्टिबल ना हो। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी जो होता है वही हमारे अकाउंट्स के अंदर कवर होता है, ठीक है। और जो नॉन फाइनेंशियल है वो सिंस की मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो उसको हम अकाउंट से बाहर रखते हैं। इसके बाद मैंने ये बहुत ज्यादा टाइम लगा के ये पूरा प्रोसेस आपको समझाया, ठीक है। जिसमें सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। यानी कंपनी सब बिजनेस में अकाउंट्स बनाते टाइम हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट हुआ उसमें फाइनेंशियल नेचर का कौन सा है, क्योंकि जो फाइनेंशियल नेचर का होगा वही हमारा अकाउंट्स में कंसीडर किया जाएगा। फिर सेकेंड में क्या बात हुआ था हमारा कि कन्वर्जन इन मॉनेटरी टर्म्स, यानी कि फिर एक बार पता चल गया कि वो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट है तो उसको कन्वर्ट करेंगे मॉनेटरी टर्म्स से। फिर रिकॉर्डिंग के बारे में बात किया था, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड अल्टीमेटली कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने बात ज्यादा किया था समराइजिंग वाले स्टेप पे। समराइजिंग में मैंने बताया था कि देखो अच्छा एक सेकंड, जो रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग होता है वो रेगुलर नेचर का होता है। यानी कि पहले तो रिकॉर्डिंग का सुन लो एक सेकंड। रिकॉर्डिंग में क्या होता है, जनएंट्री पास होता है हमारा, तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पास होता है और ये रूटीन नेचर का है। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होगा उसका जनएंट्री पास होता रहेगा, लाइन बाय लाइन, डे बाय डे, ठीक है। और क्लासिफिकेशन भी इन जनरल डेली नेचर का होता है या ज्यादा से ज्यादा मंथ में एक बार क्लासिफिकेशन वाला लेजर भी बना देते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन के अंदर हमारा क्या बनता है, लेजर बनता है। फिर अगला स्टेप हमारा आता है समराइजिंग। तो समराइजिंग के अंदर, समराइजिंग तो पहले हमारा एनुअल या ईयरली या क्वार्टरली ऐसे कुछ बनता है। इन जनरल अभी आपको यही समझना कि साल में एक बार बनेगा, एनुअल बनेगा, ठीक है। तो समराइजिंग में एक तो ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या बताता है, प्रॉफिट और लॉस बताता है। बैलेंस शीट क्या बताता है, एसेट एंड लायबिलिटी बताता है। अगर इसमें कुछ ऐसे टर्म्स आ रहे हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे क्लासेस में आपको समझ में आने लगेंगे, आप यूज टू हो जाओगे। तो समराइजिंग वाले स्टेप में हमने क्या सीखा था कि ये चीज बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि समराइजिंग में हम साल में जो एक बार बनाते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही हमारा दूसरा नाम क्या होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही दूसरा नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट के अंदर जो हम बनाते हैं, सबसे पहला चीज होता है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। और फिर पोजीशन स्टेटमेंट, ये वाला जो ये जो भी टेबल है ना हमारा, जो इसको हम आज यूज करने वाले क्लास में। मैंने कल वाले क्लास में लेक्चर 1 में आप लोगों को बताया था कि ये एक जगह मैंने ऑलरेडी इसलिए बता दिया कि आपको ये इसी चैप्टर में 2-3 बार यूज होगा, तो वहां वहां मैं आपको रेफर करा दूंगा, ठीक है। अब बाकी आने वाले चैप्टर में भी इनका यूज है। फिर सेकंड क्या बनेगा, सेकंड फाइनेंशियल रिजल्ट बनता है, जिसमें कि हमें क्या पता चलता है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हमने दो चीज बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों ही हमारे लिए प्रॉफिट लॉस बताता है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। तीसरा बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें कि क्या पता चलता है कि बिजनेस के अंदर कैश का फ्लो बताता है, कैश और कैश इक्विवेलेंट का फ्लो बताता है कि साल के शुरू में मेरे पास कितने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, पूरे साल में हमारे पास कितने कैश इनफ्लो हुए, कितने कैश आउटफ्लो हुए, और लास्ट में मेरे पास कितने कैश बच गए, ठीक है। यहाँ के बाद मैं गया था कि हमारा जो ये समराइजिंग के अंदर में जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है उसको मैनेजमेंट खुद एनालाइज और इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। और फिर कम्युनिकेट कर दिया जाएगा यूजर्स को। तो जो कम्युनिकेट किया जाएगा
यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस वो जो एनालिसिस होगा जो मैनेजमेंट ने किया है, जो उनको लगता है कि यूजर्स के पास जाना चाहिए, वो भी वो भेजेंगे। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे पिछले क्लास में कि बिजनेस करने के लिए मेनली 3 फॉर्म्स का यूज होता है। सोल प्रोप्राइटर्स, जिसमें एक एक आदमी बिजनेस शुरू करता है, खुद का पैसा लगाता है, खुद रिस्क लेता है, खुद प्रॉफिट लॉस कमाता है, खुद मैनेज करता है सब कुछ, ठीक है। फिर बिजनेस थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो कुछ लोगों के साथ मिलकर बिजनेस करता है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है कि कुछ लोग मिलके पैसा लगाते हैं, तो ऑनर वो सभी लोग होंगे, उनको हम पार्टनर कहते हैं। और फिर मैनेजमेंट भी वही लोग करेंगे, जो प्रॉफिट होगा वो सभी को मिलेगा। फिर कंपनी में, कंपनी का हमने बात किया था, तो कंपनी के अंदर क्या होता है, कंपनी के अंदर जो भी कंपनी का टोटल पैसा होता है, कंपनी को जितने पैसे का रिक्वायरमेंट होता है, उसको वो शेयर के फॉर्म में लोगों से रेस करती है, और फिर लोग खरीदते हैं। तो जो लोग खरीदते हैं उनको हम शेयर होल्डर बोलेंगे, और वही शेयर होल्डर हमारे मालिक होता है, ठीक है। और यही शेयर होल्डर फिर अपॉइंट करेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हम कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पॉलिसीज प्लानिंग करेंगे कंपनी के लिए, ठीक है। तो बाकी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में मालिक और मैनेजमेंट तो सेम है, लेकिन कंपनी के केस में मालिक होता है शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर का पैसा होता है, और उसको बिजनेस बिजनेस चलाता कौन है, उस कंपनी को चलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पिछले क्लास में बात, अच्छा ये भी बात कर लिया था कि जो हमारे यूजर्स होते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल बोलने का मतलब कि जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं, तो इसमें इन जनरल क्या क्या आ जाते हैं। जो ऑनर होता है वो हमारा इंटरनल होता है, मैनेजमेंट इंटरनल होता है, एम्प्लॉइज इंटरनल होते हैं। फिर एक्सटर्नल में लेंडर हो गया, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, क्रेडिटर हो गया, और रिसर्चर हो गया। ये और भी एक्सटर्नल में और भी होता है, लेकिन इंटरनल में इन जनरल यही 3 लोग होते हैं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पहले तो डेफिनेशन का बात किया था मैंने। तो डेफिनेशन मैंने बोला कि ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स का डेफिनेशन है, तो अगर आपको वो याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से बना लेना। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कन्वर्जन इन मॉनेटरी टर्म्स, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड फाइनली कम्युनिकेटिंग देम टू द यूजर्स, ठीक है। फिर एट्रीब्यूट्स में पढ़ा हमने, तो एट्रीब्यूट्स वही है जो अभी हमारा स्टेप्स था, वो सातों स्टेप्स ही था, ठीक है। ये तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। तो अब हम आज के लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। तो अब एक और टॉपिक है, तो इस टॉपिक में क्या है ना कि 3-4 टॉपिक एक ही आंसर है। 4 चीज, जैसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग हो गया, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग हो गया, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग हो गया, और रूल ऑफ अकाउंटिंग है। ये चारों का आंसर सिमिलर ही है, तो क्वेश्चन कोई भी करके आपको आंसर सेम देना है। जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन फंक्शन, एडवांटेज और रोल क्या है, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग बनाने का पहला ऑब्जेक्टिव और मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारा अकाउंटिंग का रिकॉर्ड है वो मेंटेन हो पाए, यानी कंपनी के अंदर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग हो पाए, ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो क्या लिखेंगे कि मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक इन अ सिस्टमेटिक मैनर, ठीक है। ये नहीं कि हैपेजर्ड वे में हम लिख रहे हैं, एक सिस्टमेटिक तरीका बनाया गया कि उस हिसाब से हम अकाउंटिंग करते हैं, और फिर लास्ट में हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाते हैं, और जिसके अंदर की हमारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये सब बनता है। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो गया, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट लॉस। कंपनी में हम, कंपनी मतलब बिजनेस हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि इस बिजनेस में हमने क्या प्रॉफिट लॉस कमाया, क्योंकि इवेल्युएशन तो जरूरी है ना। अगर आप ही एग्जाम देते हो तो आपका भी तो इवेल्युएशन होता है ना, टाइम टाइम पे आपका एग्जाम होता है, यूनिट टेस्ट होता है, फाइनल एग्जाम होता है। क्यों होता है? ताकि कि आपको इवेल्युएट किया जा सके कि क्या पढ़ाई का लेवल क्या चल रहा है, आपको पढ़ाई में आपका क्या मन लग रहा है, ठीक है। तो कंपनी के भी, बिजनेस के लिए भी यही है। बिजनेस अगर प्रॉफिट कमा रही है, इसका मतलब उसका परफॉर्मेंस सही जा रहा है। तो ये प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है, कैसे पता चलेगा? उसके अकाउंट्स मेंटेन होंगे, फिर लास्ट में वही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनेगा। देख लो यहाँ से ये लिंक बनेगा कि वही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनेगा जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर। तो ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट था हमारा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट था, यही हमें बताता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमाई, कितना लॉस। तो ये सब चीज हम जो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर, वो लास्ट में आएगा, लास्ट के चैप्टर से है, ठीक है। तो डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव और पर्पस और रोल ये सब है, ठीक है। तो क्या है इसमें, टू डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकम।
प्रॉफिट हमेशा कमाया जाता है और लॉस हमेशा गंवाया जाता है। तो इसके लिए प्रॉफिट के साथ वर्ड क्या यूज होता है, अर्न, और लॉस के साथ वर्ड यूज होगा हमारा इनकम। ठीक है, फॉर दिस इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम होता है, अच्छा ठीक है, फॉर दिस इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, कॉमा है यहाँ पे, ऑल्सो नॉन एज ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, अभी बस इतना ही सुन के छोड़ देना, आप ज्यादा सोचना मत, कि जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है ना, वो भी प्रॉफिट लॉस बताता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रॉफिट लॉस बताता है। मैंने पिछले क्लास में बताया था डिटेल में आपको। ठीक है, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, वो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस बताता है, और जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बताता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों प्रॉफिट लॉस बताता है, लेकिन जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस बताता है, और जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बताता है। ये क्या होता है वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अगला है हमारा डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। फिर आ गया वही वाला पॉइंट, मैंने बोला था कि ये वाला चीज जो मैं लेक्चर 1 में मैंने बताया था, कि जो ये चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, इसका यूज बहुत बार होगा। तो क्या बोल रहा है कि डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, ये फाइनेंशियल पोजीशन, ये फाइनेंशियल पोजीशन तो हमारा जब ही बना ना, जब हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किस चीज के थ्रू बना, अकाउंटिंग के थ्रू। फाइनेंशियल पोजीशन बहुत जरूरी है किसी कम। फाइनेंशियल पोजीशन हमें क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन ये बताता है कि कंपनी के अंदर कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, क्योंकि ये जानना जरूरी है ना कि कंपनी के अंदर कितने एसेट्स है, तभी तो उसका सेफ गार्ड हो पाएगा, उसका लिस्ट मेंटेन हो पाएगा, नहीं तो कोई भी यूज कर लेगा आपके एसेट्स को। ठीक है, तो फाइनेंशियल पोजीशन कब पता चला, जब कंपनी ने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाया, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए अकाउंटिंग करना के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। तो डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज एसेट अर्न्ड और लायबिलिटीज ओड। ओड का मतलब जो आप ऋणी हो, ठीक है, यानी जो आपको पैसा देना है। फॉर दिस बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, बैलेंस शीट का दूसरा नाम और भी लिख सकते हो कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, उधर लिखा हुआ। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स, हमने जो ये स्टेप्स पढ़े थे, जो अकाउंटिंग के अंदर जो स्टेप्स थे, जो प्रोसेसेस थे यहाँ पे, ये तो यहाँ पे हमारा बात हुआ था कि जो समराइजिंग स्टेप के अंदर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, और उस पर फिर एनालिसिस जो मैनेजमेंट करता है वो किसको दिया जाता है हमारा, वो हम अल्टीमेटली किसको देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं, किसको, यूजर्स को। तो ये भी हमारा अकाउंट्स बनाने का एक ऑब्जेक्टिव है। ऐसे ही मैं सब चीज को लिंक करूंगा, बस आप कुछ दिन का पेशेंस रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कितने डेप्थ में आपको पढ़ाने वाला हूं मैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स हो गया। अच्छा, और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा शायद। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास, हाँ, टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो भी आप सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, फॉलो वगैरह, और इंस्टाग्राम का भी है, उसको फॉलो कर लेना। जो चैप्टर जब खत्म हो जाएगा ना, तो चैप्टर का जो ये पीडीएफ है ना, वो आपको मैं वहां पे शेयर कर दिया करूंगा। ठीक है, और आपके डाउट्स हैं तो वो सब मुझे, मेरे से आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स हो गया, सो दैट दे कैन मेक। अच्छा, प्रोवाइड करते हैं, जब हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं, उस प्रोवाइड कराने का मकसद ये होता है ना कि जो हमारे यूजर्स है वो सही डिसीजन ले पाए। यूजर्स अल्टीमेटली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो यूज करता है, वो ये करता है कि अपने डिसीजंस लेने के लिए उसका हेल्प लेता है उस चीज का। ठीक है, तो जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन, जितना वैलिड इंफॉर्मेशन, जितना मटेरियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा, उतना ही उनका डिसीजन सही होगा। अगला है हमारा प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अभी मैं बात कर रहा था कि जो एसेट्स है कंपनी के, वो मेंटेन करोगे, जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तभी तो पता चलेगा ना कि आपने आपने आपके बिजनेस में कितने एसेट्स है, और फिर तभी तो आप सेफ गार्ड करोगे। अब मान लो एक बात बताओ, जैसे आपके आपके पेरेंट्स प्रॉपर्टी, घर खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, तो क्या उसका कागज नहीं रखते हैं? कागज रखते हैं ना। कागज रखने के पीछे का मकसद यही सिंपल सा होता है कि बाद में अगर कोई दूसरा क्लेम करने लगे कि ये हमारा है, तो उस टाइम आप प्रूफ कर पाओ। तो वैसे ही बिजनेस में भी, बिजनेस के एसेट्स को कोई दूसरा मिसयूज ना करे, इसलिए बिजनेस उसको प्रोटेक्ट करना चाहेगी। प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास कागज वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो ये सब काम कहाँ होगा हमारा, ये सब काम हमारा अकाउंटिंग मेंटेन करके होगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स फ्रॉम मिसयूज, ताकि कि दूसरे मिसयूज ना कर पाए। टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस एसेट्स,
यानी बिजनेस में जो भी एसेट्स है उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो, विच विल इनेबल द मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एसेट, ताकि कि मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल कर पाए, एसेट्स पे कंट्रोल कर पाए, ताकि कि दूसरे यूज ना कर पाए और मैनेजमेंट उस चीज को यूज करे। अगला हमारा फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन। फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन अभी हमने बात किया था कि जो कंपैरिजन होता है, जो जो मैनेजमेंट एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करता है, उसमें कंपैरिजन दो तरह का होता है। इंट्राफॉर्म, इंट्राफॉर्म मतलब कंपनी के अंदर ही कंपैरिजन, कंपनी के एक पीरियड का कंपैरिजन दूसरे पीरियड से, और दूसरा इंटरफॉर्म यानी कंपनी अपने कंपैरिजन कर रही है किससे, कंपटीटर्स से। ठीक है, ये दूसरा हो गया हमारा। ठीक है, एक से फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन, यानी जिसमें कि हमने क्या किया, इंटर फर्म कंपैरिजन, यानी एक फर्म दूसरे फर्म से कंपैरिजन कर रही है, यानी कि कंपटीटर से कंपैरिजन हो रहा है। इंट्रा फर्म कहने का मतलब, इंट्रा वर्ड का मतलब है विद इन, और इंटर का मतलब वन अनदर, यानी इंट्रा फर्म कहने का मतलब एक फर्म के अंदर ही कंपैरिजन हो रहा है, यानी एक ही फर्म का इस साल का परफॉर्मेंस पिछले साल के परफॉर्मेंस से कंपैरिजन हो रहा है। तो ये हो गया इंट्रा फर्म कंपैरिजन। अब आते हैं, तो ये वाला तो मैंने फुल फुल में बता दिया। तो इसमें आप क्या करना ना कि पांच छह याद कर, ये याद हो जाएगा, दो चार बार आप पढ़ोगे ना तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी अभी कुछ कुछ है तो मैं सिंपल से आपको समझा देता हूँ इसको। ठीक है, अगला हमारा फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, यानी कि अकाउंटिंग करने से जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारा बना, उस चीज को यूज करेगा कौन, मैनेजमेंट। क्यों यूज करेगा, ताकि कि पहले तो ये पता करने के लिए कि जो हमने पिछले बार जो पॉलिसीज बजटिंग ये वगैरह किया था उसका क्या रिजल्ट रहा, और आगे आने वाले टाइम के लिए हमें कैसे पॉलिसीज बनाने हैं, इस चीज के लिए मैनेजमेंट यूज करेगा। अगला हमारा मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट कहने का मतलब, कई बार ना जैसे इनकम टैक्स में है कि आपको अकाउंट्स मेंटेन करना है, कंपनीज एक्ट ये क्या होता है धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, जीएसटी एक्ट में है कि कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है तो इतने अमाउंट से ऊपर कर रहा है तो वो, और जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसको अकाउंट्स मेंटेन करना, ऐसा ऐसा चीज। तो लीगली यानी कानूनन आपको जरूरत है अकाउंट्स बनाना, इसलिए आपको बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव वगैरह में ये भी आएगा। रिप्लेसेस मेमोरी, ये भी एक पॉइंट है कि रिप्लेसेस मेमोरी, मतलब कि देखो अगर आपने किसी चीज का रिकॉर्ड मेंटेन किया है तो क्या आपको फिर उस चीज को याद करने का जरूरत है, याद नहीं करना है। जब भी आपको पता करना है तो आप जाओ और बुक्स में से चेक कर लो, फिर याद करने वाला झंझट खत्म हो जाएगा अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करोगे। नहीं तो कितना ही याद कर लोगे आप, अगर याद कर सोचो कितना ट्रांजैक्शन होता है किसी भी कंपनी बिजनेसेस में। ठीक है, अच्छा अगला हमारा पॉइंट फैसिलिटेट्स लोन। फैसिलिटेट्स लोन कहने का मतलब ये हुआ कि देखो, जब कभी भी कोई बिजनेस कोई कंपनी किसी बैंक के पास किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाता है लोन लेने के लिए, तो फिर क्या होता है उसको, वो पहले ऐसे ही थोड़ी किसी को कितना भी लोन बैंक दे देता। बैंक पहले उससे बोलेगा कि अपने आपके पास कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटी है, फिर आपका क्रेडिट वर्दीनेस चेक होगा, फिर क्रेडिबिलिटी चेक होगा कि कितने के योग्य हैं आप, आपको मैक्सिमम कितना लिमिट दिया जाएगा। तो ये सब चेक कैसे करेगा बैंक, उसके लिए वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये वाला टॉपिक जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन एडवांटेज एंड रोल ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। अगला पॉइंट क्या है हमारा, लिमिटेशंस। अच्छा, अभी तक जितना भी चैप्टर 1 के अंदर यानी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में जितने भी टॉपिक आए हैं सारे तो थ्योरेटिकल है, लेकिन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द थ्योरी क्वेश्चन इन द एग्जाम्स फ्रॉम चैप्टर 1 इज दिस वन, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। जब हम अकाउंटिंग बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन तो हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया था, क्या कि अकाउंटिंग के अंदर जो नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी है वो कंसीडर नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी अफेक्ट जरूर कर सकता है। जैसे एक बात बताओ, अगर हमारे वर्कर्स है, वर्कर्स अगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं, क्या हमारे बिजनेस को अफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो कि हमारे एम्प्लॉयज का लो लो क्वालिटी है, लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयज है, लो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज है, तो क्या हमारे बिजनेस को इफेक्ट नहीं करेगा, करेगा ही करेगा। कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इंपैक्ट करेगा। गुड क्वालिटी है तो पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा। तो क्या इस चीज को शो होता तो ज्यादा बेहतर नहीं होता, लेकिन शो करोगे तो करोगे कैसे अकाउंट्स में, क्योंकि अकाउंट्स में आने के लिए तो उसके पास अमाउंट होना जरूरी है, और उसमें अमाउंट में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो पहला लिमिटेशन जो है क्या हो गया, लिमिटेशन पहला हमारा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट, यानी जो नॉन फाइनेंशियल नेचर के
एलिमेंट्स होते हैं उस चीज को इग्नोर करता है। ये एक लिमिटेशन हो गया अकाउंट्स का। Accounting only deals with financial elements and ignores qualitative elements like quality of employee, customers reaction, ये सब को इग्नोर करता है, तो ये एक लिमिटेशन होगा। दूसरा क्या हुआ, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग पूर्णतः सत्य नहीं है, यानी 100% सब कुछ सही नहीं है। कई बार हम अकाउंटिंग के अंदर क्या यूज करते हैं, एस्टिमेशन यूज करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर कई बार हम एस्टिमेशन यूज करते हैं, और एस्टिमेशन कभी भी 100% सही नहीं हो सकता है। तो इसीलिए बोल रहा है ये भी एक लिमिटेशन हो गया कि अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। इसमें क्या बोल रहा है कि ऑल्दो द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स बेस्ड ऑन एविडेंस, मैंने बताया था कि जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं ना, तो पास करने से पहले हम एविडेंस के बेसिस पे कोई प्रूफ होता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में हुआ, फिर जाके हम उस चीज को अकाउंट फॉर करते हैं बिजनेस में। तो ऑल्दो ऑल द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स बेस्ड ऑन सम एविडेंसेस, हुआ है ऐसा करके एविडेंस है तभी हमने अकाउंट फॉर किया। लेकिन समटाइम्स वी आर रिक्वायर्ड टू मेक एस्टिमेट, लेकिन कई बार हमें अपने बिजनेस के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर जजमेंट बेस्ड और एस्टिमेशन बेस्ड अकाउंटिंग करना पड़ता है। तो जहां पे भी चीज जजमेंट और एस्टिमेशन आ गया, फिर दैट इज नॉट फुली एग्जैक्ट। तो यही बोल रहा है कि ऑल्दो द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स बेस्ड ऑन एविडेंस, समटाइम्स we are required to make estimates and judgments while accounting, which makes it not fully exact। अब जहां पे जजमेंट आ गया, जहां पे estimation आ गया, वो 100% ट्रू तो होगा नहीं, तो that makes it not fully exact। एस्टिमेशंस लाइक, अच्छा एस्टिमेशन क्या करते हैं, ये शायद अभी आपको ना समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हम इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे समझ जाओगे आप। जैसे एस्टिमेशन क्या करते हैं कि यूजफुल लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट, जब कभी भी हम ऐसा एसेट खरीदते हैं जो कि ज्यादा टाइम तक, मतलब जिसका लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, तो स्टार्टिंग में हमें पता करना पड़ता है, कुछ पर्पस है, डेप्रिसिएशन वगैरह का पर्पस होता है, ताकि कि हमें पता करना पड़ता है कि उसका लाइफ क्या होगा, ताकि कि हम ये बाद में कैलकुलेट कर पाए कि उस पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक, फिर हमें ये भी पता करना पड़ता है कि जब उसका यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगा तो उसको कितने में बेच पाएंगे। ठीक है, ये तो एस्टिमेशन हो रहा है ना। अब उस टाइम मान लो कोई हमने फिक्स्ड एसेट खरीदा जिसका लाइफ है 5 साल, अब 5 साल के बाद वो कितने में बिकेगा ये कोई कंफर्म थोड़ी है, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो अब एस्टिमेशन लग गया तो एस्टिमेशन है, तो फिर वो ये एक डिसएडवांटेज है, ये फुली एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा सेकेंड हो गया, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला हमारा अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। इसका मतलब ये होता है कि देखो, जब कभी भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो जिस अमाउंट पे वो ट्रांजैक्शन होता है उसी को उसके रिकॉर्ड कर दे। मान लो हमने कोई बिजनेस में व्हीकल परचेज किया, कार परचेज किया, तो उसको मान लो सपोज करो 20 लाख का कोई कार परचेज किया, तो वो 20 लाख पे रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन यानी अच्छा, जिस प्राइस पे वो परचेज होता है, जिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी जिस चीज पे वो ट्रांजैक्शन टेक प्लेस एट द टाइम व्हेन द ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, द अमाउंट ऑफ कॉस्ट दैट द कंपनी इंकर्ड, उसी को हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट को। लेकिन ओवर द पीरियड, बताओ एक बात बताओ, अगर मैंने 20 लाख का गाड़ी खरीदा, आपको पता है गाड़ी जैसे ही निकल के रोड पे आती है, फिर उसका दाम उसी टाइम 2-4 लाख रुपए गिर गया, लेकिन बुक्स में फिर भी हमने उसको कितने पे रिकॉर्ड किया, 20 लाख को। तो ये गलत बात हो रहा है कि जो चीज है हमारा कम का वो हम ज्यादा पे दिखा रहे हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है, ये एक लिमिटेशन है, बल्कि ऐसा बोलो लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि हम जो करेंट मार्केट वैल्यू है किसी भी एसेट का, उस चीज पे हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ये लिमिटेशन होगा। कि अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, यानी दी रेट या द चेंजेस इन द प्राइसेस इन द मार्केट, इन द रियल मार्केट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन अकाउंट्स डील्स इन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, ये भी एक लिमिटेशन हो गया हमारा। अच्छा, ये पूरा शायद नहीं पढ़ा मैंने, फिर से पढ़ देता हूँ। अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, इट डू नॉट कंसिडर द करेंट मार्केट वैल्यू, मार्केट में अभी क्या प्राइस चल रहा है ये चीज को ये इग्नोर करता है। अगला है हमारा अकाउंटिंग मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। ये वर्ड है विंडो ड्रेसिंग। ड्रेसिंग को तो आप जानते हो, ड्रेसिंग के आप सामने खड़े होकर अपने चेहरे को निहारते हैं। ठीक है, यानी कि आप अच्छा बनने का कोशिश करते हो कि क्या मैं अच्छा दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं। ठीक है, तो वैसे ही अकाउंट को लोग अच्छा नहीं भी है, देखो जो कॉन्फिडेंट होता है, कई बार वो लोग ना, उनको पता है कि वो बढ़िया कॉन्फिडेंस है, तो चेहरा देखते भी नहीं अपना ड्रेसिंग में। लेकिन ज्यादा, ये बुरा मत मानना आप लोग,
ज्यादातर वो लोग देखेंगे, ज्यादा कौन देखता है, या तो वो लो फील कर रहा है, कॉन्फिडेंस कम है, ठीक है, तो अपने आप को बूस्टअप करने के लिए वो हमेशा अपने चेहरे को देखता रहता है, मैं कैसे लग रहा हूँ, मैं कैसे लग रहा हूँ, ठीक है। वैसे अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स अगर मेरा खराब है तो मैं उसको विंडो ड्रेसिंग करूंगा, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग कहने का मतलब जो चीज खराब है उसको बढ़िया दिखाना, ठीक है, सिंपल। जो चीज खराब है उस चीज को बढ़िया बताना। यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स ये बता रहे हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है, लेकिन उसको ऐसे मैनिपुलेट करना ताकि कि वो बढ़िया दिखे, ठीक है, इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। अच्छा, मैंने अभी बोला कि जो ये अभी तक का जितना भी थ्योरी है उसमें लिमिटेशन वाला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लिमिटेशन में ये जो चारों है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ये, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन ऑफ द अकाउंट्स इन अ मैनर दैट दैट वाइटल फैक्ट्स आर कंसील्ड, ताकि कि जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बोले तो जो हमारे यूजर्स के डिसीजंस को अफेक्ट कर सकता था उसको हमने छुपाया, एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ बेटर पोजीशन देन इट एक्चुअली इज, यानी जो एक्चुअली हमारा परफॉर्मेंस बता रहा है उससे बेहतर हम उसे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिमिटेशंस, ठीक है। ओके ओके ओके। अब अगला टॉपिक है हमारा ब्रांचेज ऑफ अकाउंट। जैसे कि हमारा पूरा जो अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग के कुछ ब्रांचेज है, ब्रांचेज बोले तो अलग अलग शाखाएं, ठीक है। तो अकाउंटिंग के क्या क्या ब्रांचेज हो गए हमारे, मेनली तीन ब्रांचेज है, कौन कौन से, एक है फाइनेंशियल से डील करता है यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग जो कॉस्ट से डील करता है, और तीसरा हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वही है जो अभी हम कर रहे हैं। तो जो सबसे ऊपर अकाउंटिंग का हमने डेफिनेशन देखा था, जैसे कि यूएससीपीए वाला जो डेफिनेशन था, या तो ये कि द अमेरिकन इंस्टीट्यूट हैज डिफाइंड अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and event which are in part at least of financial character and interpreting the results there, या तो यहां से जो हमने डेफिनेशन बनाया था क्या, कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कन्वर्जन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड फाइनली कम्युनिकेटिंग देम टू द यूजर्स। ये जो हम डेफिनेशन हर बार हम लोग बात कर रहे हैं यही है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेफिनेशन, ठीक है। तो फाइनेंस अल्टीमेटली जो हम अकाउंट्स 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 अभी आज के डेट में क्लास 11th और 12th में पढ़ने वाले हैं वो कौन सा अकाउंट्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है, यानी फाइनेंस का अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला क्या हो गया हमारा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यही होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते पहला स्टेप, और फिर सीधे इवेंट्स, फिर उसमें बोलो कि रिकॉर्डिंग हुआ, क्लासिफाइंग हुआ, फिर समराइजिंग हुआ, फिर इंटरप्रेटिंग हुआ, और कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर। यानी जो ऊपर वाला डेफिनेशन है सेम यहाँ पे भी आ जाएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सेकेंड हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बोलता है ना, कि जो हमने जो भी सामान बनाया उसका कॉस्ट क्या होना चाहिए। जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, कोई सामान बना रहा है, तो उस सामान को बनाने में क्या कॉस्ट हमें लगा, ये चीज का अकाउंटिंग कौन कराता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो आपको पता है किसी भी सामान का जो प्राइस, मान लो किसी चीज का आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो अब उस मैन्युफैक्चरिंग सामान का आप क्या प्राइस रखोगे ये कैसे डिफाइन होता होगा, सबसे पहले तो बिजनेस वाले ये पता करते हैं कि उसका क्या कॉस्ट इनकर हुआ हमारा, ठीक है, और उसी कॉस्ट में फिर हम अपने प्रॉफिट प्रॉफिट मार्जिन को जोड़ देते हैं, और फिर हमारा क्या निकल जाता है कि हमें इस गुड्स को किस प्राइस पे मार्केट में बेचना है। दैट मीन्स फॉर प्राइसिंग एनी गुड्स दैट वी मैन्युफैक्चर वी नीड फर्स्ट cost, that is cost of the production of that product, and then after calculating the cost we will add on our profit margin, यानी कि जितना हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उसको ऐड करेंगे, फिर ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा प्राइस जो हमें चार्ज करना चाहिए मार्केट में। अच्छा ये चीज अलग है कि ये कि मार्केट में देखेंगे कि ऑलरेडी जो हमारे टाइप के सामान है वो क्या में बिक रहा है। मान लो मैंने अपने सामान का दाम रखा 100 रुपया, पता चल रहा है मार्केट में वो ऑलरेडी 60 का बिक रहा है, तो बताओ मेरा प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। तो यानी कि अगर सेम सामान है तो पहले मुझे ये चीज भी देखना है कि मार्केट में किस प्राइस पे बिक रहा है, उसी के आसपास रखोगे ना, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बताता है, मैं कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है कि एसर्टेनिंग, एसर्टेनिंग कहने का मतलब होता है कैलकुलेटिंग, एसर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, यानी जो सामान हम बना रहे हैं उसका क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है हमारा,
या सर्विसेज जो रेंडर कर रहे हैं, उस सर्विस रेंडर करने में हमें क्या कॉस्ट इंकर हो रहा है, ताकि कि विच विल फर्दर हेल्प अस इन प्राइस फिक्सेशन ऑफ द गुड्स, ताकि कि हम गुड्स का दाम लगा पाए। तो ये हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद द कॉस्टिंग of the product we manufacture or the services we render so that we can price our goods या services। अगला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो हमने ऊपर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में देखा ना कि जो हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उस चीज को यूज कर रहा है मैनेजमेंट फॉर इट्स डिसीजन मेकिंग, दिस इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। when the management uses the financial information, final account, financial statement so as to enable itself in decision making, that is called as management accounting। तो management accounting क्या हो गया हमारा कि it enables the management in decision making, this is the definition of the management accounting। समझ गए आप? चलिए, तो अब आपको धीरे धीरे फील हो रहा होगा कि किस डेप्थ में मैं जाने वाला हूँ। क्लास 11th का जो चैप्टर 1 है लोग 1 से 1.5 घंटा में करा रहे हैं, और ऑलरेडी आई हैव कंडक्टेड क्लास ऑफ अराउंड 2 hours एंड वी आर इन बिटवीन द मीड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो काफी हम डेप्थ में जाने वाले हैं। बिल्कुल आप घबराइएगा मत कि ज्यादा सर आप एलेबोरेट कर रहे हो, ज्यादा एक्सटेंड कर रहे हो। मेरा आज का मेहनत आपका भविष्य निर्धारित करेगा, आप भरोसा रखिएगा, क्योंकि अकाउंट्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको सबसे स्ट्रॉन्ग जोन में रखना है और इस चीज को कंटिन्यू। जैसे अगर किसी का 11th में अकाउंट्स वीक है ना, तो वो 12th वीक रहेगा ही, क्योंकि वो डिपेंडेंट है ना। अगर आप 12th में बढ़िया करना चाहते हो तो 11th को बढ़िया रखना पड़ेगा, 12th में बढ़िया होगा, फिर 12th में बढ़िया रखोगे, मान लो फर्दर आप सीए करोगे तो उसमें भी आपको बढ़िया होगा। ठीक है, तो मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, इस चीज को आप बहुत जल्दी समझ जाओगे कि मेरा ये इतना डेप्थ में जाना आपके लिए कितना जरूरी है। ठीक है, तो इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने लेक्चर 2 में क्या क्या डिस्कशन किया ओवरऑल। पहले तो मैंने लेक्चर 1 में जो था उसको डिस्कस किया, आपको पूरा बताया कि क्या था, रिवीजन कराया। फिर उसके बाद ये वाला जो 4 टॉपिक है जो बुक्स में कई बार अलग अलग दिया है, लेकिन अल्टीमेटली सारे एक ही पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एंड गोल ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड टॉपिक जो हमने यहाँ पे देखा वो है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया कि ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी अब तक का, और इसके अंदर फिर मैंने बोला कि जो ये विंडो ड्रेसिंग वाला है ये भी इंपॉर्टेंट है, टीचर पूछते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड टॉपिक हमने डिस्कस किया वो है ब्रांच अकाउंटिंग। ठीक है, ओके है। तो वीडियो कैसा लगा आपको, आप जरूर अपना सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक है वो आपको मिल जाएंगे, आप प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। ठीक है, और आपकी कुछ भी सजेशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों वेलकम है मेरे साइड से। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ लेक्चर 3 में बहुत जल्द। तो वीडियो बढ़िया से देखिए, बढ़िया से आप फॉलो करिए, जो याद करने का मैं बोलूँ वो याद करिए, और दो दो नोट, एक नोट जो फेयर वाला होगा, एक रफ वाला। रफ वाला तो अभी यूज नहीं होगा, जब तक मैं 3-4 चैप्टर तक पढ़ा ना दूं तब तक मैं फेयर वाले ही कॉपी कराऊंगा। ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।